डालो। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, देखो कोई भी जो बॉडी होती है, अगर बॉडी को आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे, कोई भी सरफेस को, जो सरफेस आपको स्मूथ दिख रही है, अगर उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे तो वो थोड़ी सी आपको रफ दिखेगी, ठीक है। मान लो मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है, आपको ये स्मूथ दिख रहा है नीचे से, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो ये सरफेस क्या होगी, थोड़ी सी क्या होगी, इस तरह से रफ होगी, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ज्यादा बना देता हूं, आपको दिख नहीं रहा हो। और जो ग्राउंड होगा नीचे, मान लो ग्राउंड के सरफेस पे रखा हुआ है ये, तो यहां से आपको दिख रहा है कि स्मूथ है, लेकिन एक्चुअल में ये स्मूथ नहीं होगा। अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे तो सरफेस क्या होगी, रफ सरफेस होगी। और इधर भी क्या होगा, रफ सरफेस होगा। तो ये रफ सरफेस क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है इनके बीच में, लॉक हो जाते हैं। फिर हम बॉडी को जब मूव करने की कोशिश करते हैं तो ये लॉक के कारण ये बॉडी मूव करने का क्या करती है, अपोज करती है। जैसे इस बॉडी को इधर मूव करवा रहा हूं मैं, इसकी टेंडेंसी है इस डायरेक्शन में मूव करने की। मूव नहीं कर रहा, अभी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, मैं सिर्फ टेंडेंसी बोल रहा हूं कि ये इधर जाना चाहता है, टेंडेंसी टू मूव। तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स को मैं एफ आर से डिनोट करूंगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका पीछे लगेगा, दैट इज एफ आर, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स को मैं एफ आर से डिनोट करूंगा। और नॉर्मल किधर लगता है, नॉर्मल जो है वो ऊपर की तरफ लगता है। नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों ही फोर्सेस कब एक्ट करते हैं, जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में होती है। नॉर्मल भी कब एक्ट करेगा, मैंने लिखवाया था नॉर्मल फोर्स, उसकी कंडीशन कि दोनों बॉडी कांटेक्ट में होनी चाहिए, तभी नॉर्मल लगता है। तो फ्रिक्शन एंड नॉर्मल दोनों ही ये कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट है। क्या है ये, कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरफ से आएगा, इसको बोलूंगा एफ सी। एफ सी क्या डिनोट कर रहा है, आपका कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल क्या है, एक्चुअल में कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट है। फ्रिक्शन और नॉर्मल क्या हो गए, कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट हो गए, ठीक है। यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है, हाँ, तो ये जो कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स और कांटेक्ट फोर्स के बीच में ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप बोलोगे सर फ्रिक्शन तो यहाँ पे लग रहा है, इसको फ्रिक्शन फोर्स नहीं बोलेंगे, इस वाले एंगल को नहीं बोलेंगे। नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, इधर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, फ्रिक्शन, इधर भी फ्रिक्शन दे तो ये भी फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन जितनी लेंथ होगी इसकी, तो फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल, ये आपका क्या होगा, tan थीटा। हाँ, tan थीटा होगा। और थीटा क्या होता है आपका, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब मैं पूछूं आपको कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, देखो रिजल्टेंट निकालो, दोनों 90 डिग्री पर है, एक ये नॉर्मल और फ्रिक्शन, तो n का स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्टेंट, ये आपका हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स एफ सी। तो आप कैसे डिफाइन करोगे फ्रिक्शन फोर्स को, तो फ्रिक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे, आप बोल सकते हो फ्रिक्शन जो है
वो कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, तो एक दो पॉइंट लिख लो। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन oppose the relative motion between टू सरफेसेस। दो सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, ठीक है, अपोज द रिलेटिव मोशन और इट्स टेंडेंसी मोशन कर रहा है, ठीक है, और अगर टेंडेंसी है उसकी मोशन करने की तो उसको भी वो रोकेगा। ठीक है, कोई चोर चोरी करना चाहता है तो आपको पता चल गया चोर चोरी कर रहा था तो आप उसको रोकोगे, और चोरी करते हुए भागते हुए दिखा आपको तो भी आप उसको रोकोगे। वो भी वाली बात है, अगर उसका रिलेटिव मोशन हो रहा है या उसकी टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन करने की तो उसको वो रोकना चाहता है। फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन और इट्स टेंडेंसी बिटवीन टू सरफेसेस। अगला पॉइंट, फ्रिक्शन जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। फ्रिक्शन फोर्स is the horizontal component of contact force। कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, कब कब कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब लिखो थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा, उससे समझना। पहला वाला डायग्राम क्या है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक आदमी इसको पुश कर रहा है। कितने फोर्स से? F1 फोर्स से। कितने फोर्स से फिर पुश कर रहा है? F1 फोर्स से पुश कर रहा है, और ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, F1 फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पर और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। बताओ इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? F1 की इक्वल। हाँ, F1 is applied on block and block does not move, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। इस फ्रिक्शन फोर्स को बोलूंगा मैं, दैट इज Fr1 बोलूंगा। तो Fr1 किसके इक्वल होगा? F1 के। इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? F1 के बराबर होगा। फिर क्या करा, इस बच्चे को थोड़ा सा इसने फिर थोड़ा सा और फोर्स लगाया, फोर्स को और थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, इसने अब क्या करा, बोला कि इस बार तो मैं इसको हिला के रहूंगा। तो इसने दोबारा फोर्स लगाया, लेकिन इस बार ये आपको फोर्स ज्यादा लगा रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है। लेकिन F2 जो है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है। F2 जो है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब इसने थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाया और फिर भी ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टिल ब्लॉक
डज नॉट मूव, स्टिल ब्लॉक, अभी भी ब्लॉक बिल्कुल हिला भी नहीं, ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है। तो अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? F2 के इक्वल। ठीक है, अब किसके लग रहा होगा इक्वल? अब फ्रिक्शन फोर्स F2 के इक्वल लग रहा होगा। तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो FR1 नहीं लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे FR2 हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो जाएगा। तो अब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कितना? FR2, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? F2 के बराबर। पहले किसके बराबर थी? F1 के बराबर। अब उसने ज्यादा फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ गई, अब हो गया FR2। ठीक है, तो अभी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहे, इन्हें हम लोग बोलेंगे क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक रेस्ट पर ही है, तो इन्हें बोलेंगे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आप बोलोगे यहाँ पे, इन बोथ अबव केसेस, इन बोथ अबव केसेस स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। ठीक है, स्टैटिक मतलब ब्लॉक, कोई चीज रेस्ट पर हो। इन बोथ अबव केसेस स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, देखो पहले कितना था? FR1, पहले फोर्स लगाया था हमने F1, तो उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू थी FR1, फिर मैंने फोर्स लगाया F2, तो अब ये इसने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो गई। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये अपने आप को फोर्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स is self adjustable, is self adjustable, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। कम फोर्स लगाओगे तो कम लगूंगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा लगूंगा। ठीक है, उस हिसाब से। अब क्या करा, इस बच्चे ने अपने एक और साथी को बुलाया और अब दो जने मिलके फोर्स लगा रहे। ठीक है, अब तीसरे केस में देखो, थर्ड केस में क्या करा, दो जनों को वर्क दो, या फिर मान लो इसी ने ही फोर्स को और बढ़ाया। अब इस पे ये फोर्स लगा रहा है कितना? F3 फोर्स लगा रहा है। F3 की वैल्यू क्या है? F2 से ज्यादा है। पहले जो फोर्स लगा रहा था उस फोर्स से ज्यादा है। अब ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है, बस मूव करने ही वाला है। ब्लॉक जो है वो जस्ट मूव करने ही वाला है, एंड ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, एंड ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव। कि अगर मैं थोड़ा सा भी फोर्स अगर बढ़ा दूं तो ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, मतलब मैक्सिमम फोर्स पे पहुंच गया मैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब फोर्स लगा रहा है, दैट इज FR3। अगेन इस वाले केस में भी FR3 किसके बराबर होगा? F3 के बराबर होगा, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, फिर ब्लॉक चालू हो जाएगा मूव करना। FR3 इस केस में भी F3 के बराबर होगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ static friction, so it is called limiting friction. This is the maximum value of static friction, so this is called, इसको हम लोग बोलेंगे
लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, एफ आर एल से। एफ आर नीचे एल लिख दूंगा तो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। एस वाले केस में एफ आर एल इक्वल टू हो जाएगा एफ आर थ्री के। ठीक है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। फिर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली आया ये, किसी ने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, एक्सपेरिमेंटली आया कि जो एफ आर एल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, कि बॉडी पे नॉर्मल कितना लग रहा है। तो देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग म्यू एस, क्योंकि अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो इसलिए इसको म्यू एस बोलेंगे। म्यू एस क्या होता है आपका, म्यू एस को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस को बोलेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आप यहां पर चाहो तो लिख लो, म्यू एस क्या हो गया आपका, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।